एसपी सीआईए उमर विर्क। कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है इनकी? ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੱਗਾ ਆ ਗਿਆ। उमर विर्क ने अपने करियर में हाई प्रोफाइल स्टोरीज केसेस कौन कौन से थे जिस पर काम किया और काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी जो आए? समटाइम होता था एक पर्स रखा होता था, पर्स खोल के देखना, उसमें कोई चीज देख के ना तो एकदम फूक मार के तो उसको बंद कर देना। मैं कहा की बार-बार फूका मारी जा दो की ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਫੂਕਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। उमर विर्क ने अपने करियर में कोई बाअसर शख्सियत, कोई ताकतवर शख्सियत उसको पकड़ा? उन्होंने इनको बताया कि तुम मुझे जानते नहीं हो, थ्रेट किया उनको। तो उसका जी कौन है? उनका जी मैं सदर पाकिस्तान का बेटा हूँ। उनका फिर बेटा मैं उमर विर्क हूँ। अब टीपू ट्रका वाला पर जब 2010 में एयरपोर्ट पर हमला होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी उमर विर्क करते हैं। उमर विर्क उस टाइम एसपी सीआईए थे, उन्होंने तो तफ्तीश की थी। कैसे बरी हो गए थे उसमें से तीफी भट्ट? पॉलिटिकली इस्तेमाल हुए। शहबाज शरीफ के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी सब्जादार थाने लाहौर में, जिसमें 5 लोगों को पुलिस मुकाबले में मारा था। शहबाज शरीफ और उमर विर्क इकट्ठे मुलजम थे। पुलिस वाले से कोई टसल थी, जैसे हम कराची में देखते हैं चौधरी असलम और जिशान कासमी। आबिद बॉक्सर ने टीवी पर बैठ के भी कहा कि जी वो रिकवरी ज्वेलर है, उस वहाँ पर फरोख्त होते हैं। मुश्किलात में कब आते हैं? बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं उमर विर्क पे कि जी करप्शन का बादशाह। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पंजाब पुलिस के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सीआई की पहचान उमर विर्क की। उमर विर्क कौन थे? उमर विर्क ने अपने करियर में कौन कौन से हाई प्रोफाइल केसेस को सॉल्व किया? उमर विर्क ने किस किस दहशतगर्द को पकड़ा और उसे एलिमिनेट किया? और उमर विर्क के साथ क्या कुछ हुआ? ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिर्ज़ा साहब, आज 2026 में तो हम एक नाम सुनते हैं, एक महकमे का सीसीडी का डर, सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबले और सीसीडी की आज जो शोहरत है। लेकिन अगर माजी की बात करें तो एक नाम होता था सीआईए, और सीआईए में भी एक ऑफिसर थे एसपी सीआईए उमर विर्क। उनकी कहानी क्या है? कैसे वो आए सीआईए में और उनके दौर में सीआईए ने क्या क्या काम किया? बट साहब उमर विर्क के मुतल्लक अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि वो महकमा पुलिस में, बल्कि पंजाब पुलिस की बात मैं करूँगा, वो वन मैन शो हुआ करता था। कैसे? ठीक है, वन मैन शो वो ऐसे होता था कि आप सारे शहर की पुलिस की कारकर्दगी एक साइड पे रख दें और सीआईए की कारकर्दगी अगर आप एक साइड पे रख दें ना, तो सीआईए की कारकर्दगी 1000 टाइम बेटर होती थी। उनके केसेस ट्रेस करने की रेशो, क्रिमिनल्स पकड़ने की रेशो, उनकी रिकवरी की रेशो जो थी, वो लाहौर पुलिस, पूरी लाहौर पुलिस को एक साइड पे रख दें और सीआईए की रिकवरी एक साइड पे रख दें, उनके केस जो सॉल्ट आउट होते थे वो एक साइड पे रख दें। तो इस वजह से पुलिस, महकमा पुलिस में हम ये समझते थे कि वो उस दौर में वन मैन शो हुआ करता था। और उमर विर्क के होते हुए हमने नहीं देखा कि किसी और पुलिस ऑफिसर ने उस बंदे को कम्पीट किया हो। वो हमेशा से क्रिमिनल्स के ऊपर भारा ही रहा है और बड़े अच्छे अच्छे आला आला ओहदे पर फाइज जो पुलिस अफसरान थे वो उस पर बहुत ट्रस्ट किया करते थे। और जितने हाई प्रोफाइल केसेस हुआ करते थे ना लाहौर शहर के, वो उसकी सारी तफ्तीशें जो है वो सीआईए के पास जाती थी और वो तफ्तीश जो थी उमर विर्क किया करता था। कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है इनकी? कहानी स्टार्ट होती है, एक चीज़ आपको बड़ी और अहम बता दूं कि उमर विर्क जो है वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनके मुकदमेवार भी रह चुके हैं। एक ये एफआईआर, आम ऑडियंस को समझाने के लिए मुकदमेवार का मतलब क्या होता मुकदमेवार ये होता है कि वो एक ही एफआईआर में शरीक मुलजम रहे हैं है? वो को दोनों। अक्यूज्ड। जी, तो को अक्यूज्ड रहे हैं। एक बड़ा मशहूर केस हुआ था, आपके भी इल्म में होगा, बल्कि पब्लिक को भी पता है कि शहबाज शरीफ के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी सब्जादार थाने लाहौर में, जिसमें 5 लोगों को पुलिस मुकाबले में मारा था। वो कोर्ट ऑर्डर पर एफआईआर दर्ज हुई थी और उस एफआईआर में शहबाज शरीफ और उमर विर्क इकट्ठे मुलजम थे। इनके अलावा और भी आला ऑफिसर थे जो उस एफआईआर में नामजद थे, लेकिन ये दोनों उसमें शरीक मुलजम थे उस एफआईआर में। तो उमर विर्क के मुतल्लिक़ आपको बताऊं, उमर विर्क की भर्ती महकमा पुलिस में जो है ना वो कुछ 1985 की भर्ती है बतौर एएसआई। तो नौकरी भी सारी लाहौर में ही रही उनकी, बल्कि सिर्फ 2 मरतबा जो है ना आउट ऑफ सिटी एक एडिशनल एसपी गालबन
डेरा गाजी खान, और दूसरा कोई लइये एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो तैनात कुछ अरसे के लिए रहे हैं, लेकिन सारी नौकरी लाहौर की रही है या सीटीडी में रही है नौकरी इनकी। अब बतौर एसएचओ 1992 में थाने शुमाली छावनी थाना था लाहौर का, वहाँ पर बतौर एसएचओ उन्होंने वहाँ पर पहली एसएचओशिप जो है वो काटी थी वहाँ पे। अच्छा, स्टार्ट में जब इन्होंने एसएचओशिप शुरू की है ना, तो इनका नेटवर्क जो था ना इंफॉर्मेशन का, वो कुछ अच्छा था, और मेहनती भी थे, लेग वर्क बहुत ज़्यादा था। उस दौर में जिस पुलिस अफसर का लेग वर्क ज़्यादा होता था ना, वो कामयाब पुलिस अफसर होता था। और फिर शहर के रस्सागीर, डेरेदार, बदमाश सभी उनसे चालू हुआ करते थे। सारे समझ लो कि दूसरे लफ्ज़ों में कह लो कि उनकी चौखट पे माथा जो है वो टेका करते थे आके सारे। और एक खौफ की अलामत था जुराइम पेशा लोगों के लिए, बदमाशों के लिए। और आप कह लो कि मंशियात के हवाले से जो स्टार्ट था ना इनका, इन्फॉर्मेशन बड़ी पेट इन्फॉर्मेशन होती थी। बहुत बड़ी-बड़ी खेप इन्होंने मंशियात के हवाले से पकड़ी थी। कभी किसी थाने गुलशन रावी में, इकबाल टाउन में, मतलब कि बहुत से थानों में तैनात रहे। फिर उसके बाद जब एक नाम चल गया ना उमर विरक का, और इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो थी वो दिया करते थे। उस दौर में होता ये था कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, कोई बड़ा काम किया है, कोई हाई प्रोफाइल केस ट्रेस कर लिया है, सेक्टेरियन कोई केस ट्रेस किया है, दहशतगर्दों को पकड़ा है, तो उसमें इनाम के तौर पर जो था ना वो इनको वन स्टेप प्रमोशन दिया करते थे। ये ओवरऑल चलता था, एक क्राइटेरिया हुआ करता था। अच्छा, ये किसी के चहीते थे? जैसे हमने मासी में बात की नवीद सईद, वो राना मकबूल के चहीते थे, तो उनको प्रमोशन मिल जाती थी या उनको प्रोटोकॉल मिलता था, उनकी सिफ़ारिश थी। तो इनके पास कोई सिफ़ारिश थी? यार, इनको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये चहीते उस तर्ज के थे जिस तर्ज की आप बात कर रहे हैं। ये मैं हमने जो देखा है ना अपनी लाइफ में उमर विरक को, ये तकरीबन हर पुलिस अफसर के ही चहीते हुआ करते थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उसकी वर्किंग थी। उसकी वर्किंग ऐसी थी कि हर पुलिस अफ़सर जो था ना वो उसकी इज़्ज़त करता था, उसको इज़्ज़त देता था। और वो वजह ये थी कि जो काम उसके ज़िम्मे लगाया करते थे ना, ऑलमोस्ट 99% वो काम जो है ना वो सॉल्व हुआ करते थे, वो केसेस सॉल्व किया करते थे। और किस-किस तरह के केसेज़ इनके ज़िम्मे लगते थे? क्या-क्या काम इनसे लिया जाता था? देखें, उस दौर में आपने सीसीडी की बात की स्टार्ट में कि अब आजकल जो चल रहा है दौर सीसीडी का, पुलिस एनकाउंटर्स हो रहे हैं, और किस रवानगी से, किस तेज़ रफ्तारी से पुलिस एनकाउंटर्स जो हैं वो पिछले 6-8 माह में हुए हैं। पुलिस मुकाबले उस दौर में भी हुआ करते थे। पुलिस मुकाबलों के हवाले से उमर विरक का नाम भी मशहूर था। देखें, पुलिस मुकाबले जो हुए ना वो आज तक, बल्कि 80s की दहाई से लेके आज तक स्टिल पुलिस एनकाउंटर्स हो रहे हैं। और उन पुलिस एनकाउंटर्स की असल कहानी होती क्या है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। मतलब कि दैट्स आर ऑल फेक एनकाउंटर्स। वो 99.9% मैं आपको कहूँगा, या 99% ही आप कर लें कि ये 99.9% जो पुलिस एनकाउंटर्स होते थे, ये ऑलरेडी पुलिस हिरासत में जो थे मुलज़म हुआ करते थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया होता था। लेकिन उनके मुतल्लिक डिसाइड कर लिया जाता था कि ये माशरे का नासूर हैं, इन्होंने उजड़त पे कत्ल किया हुआ है, इन्होंने डकैती के दौरान कत्ल किया है, इन्होंने डकैती के दौरान ज़ना किया हुआ है। वो लोग जो थे जिस क्राइटेरिया पर आते थे उनका एनकाउंटर किया करते थे। जस्टिफाइड थे? देखें, हमने तो जस्टिफाइड तो ये नहीं कहा जा सकता कि मावराए अदालत कत्ल जो है वो जस्टिफाइड हो। लेकिन फिर जिस माशरे में अदालतों से इंसाफ ना मिल रहा हो, हमारा कानून जो है वो मुलज़मों के लिए ज़्यादा आसान है, मुद्दइयों के लिए ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर। तो वो फिर अदालतों से बरी हो जाते थे, अदालतों से उनकी ज़मानतें हो जाती थी। जिस वजह से ये एक क्राइटेरिया बनाया गया कि वो मुलज़म, वो जुराइम पेशा लोग जो इस किस्म के जुराइम में मुलव्वस हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, वो 2-3 कैटेगरीज़ उन्होंने रखी हुई थी उस दौर में हमारे। लेकिन उसकी तसल्ली किया करते थे कि आया कि ये वाक़ई इन कैटेगरीज़ में फ़ॉल करते हैं या नहीं करते। बहुत कम हुआ करता था कि कोई किसी मफ़ाद या मकसद की खातिर किसी को एनकाउंटर में मारे। लेकिन मोस्टली जो था ना, वो यही होता था कि ये उजड़ती कातिल, डकैती के दौरान रेप करना और ये डकैती के दौरान कत्ल करना, ये 3 एलिमेंट होते थे। अगर कोई भी मुलज़म इसमें इन्वॉल्व होता था, उसका फ़ैसला करते थे कि वो
पुलिस मुकाबले में उसको मारा जाएगा। अच्छा, उमर विर्क की वजह शोहरत क्या ये जो इनकाउंटर्स होते थे, पुलिस मुकाबले होते थे, ये थी या जिस तरह से वो केसेस को सॉल्व कर रहे थे, क्रैकडाउन कर रहे थे, इस वजह से? अली आपको बताऊं कि प्रिंट मीडिया का दौर हुआ करता था और कोई भी केस कोई तो हाई प्रोफाइल केस हो गया, बड़ी मंशियात पकड़ी गई, ये अखबारात में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ करती थी। तो ये अपनी एसएचओशिप के दौरान मंशियात के हवाले से और किन केसेस के हवाले से ट्रेस करने के हवाले से अखबारात में इनको नज़र आया करते थे ये लोग, तो उस वजह से इनकी शोहरत जो है ना वो बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद जब इनको सीआईए भिजवा दिया गया, सीआईए जब गए तो वहाँ पर पुलिस इनकाउंटर्स जो थे वो शुरू हो गए और बड़े-बड़े क्रिमिनल्स जो थे इन्होंने पुलिस इनकाउंटर में मारे हैं और बड़े-बड़े बदमाशों को नत्थ डाली है इन्होंने, कोई बंदा सिर नहीं उठाता था इनके होते हुए वहाँ पर। तो ये इनकी शोहरत की वजह एक ये थी। नो डाउट कि पुलिस मुकाबलों के हवाले से भी उमर विरक बहुत मशहूर थे और ख़ासकर जब शहबाज शरीफ वाला एफआईआर सब्ज़ाज़ाद में हुई है, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा जो है पुलिस एनकाउंटर्स के हवाले से इनका नाम जो है वो चल गया था। बेशुमार केसेज़ इन्होंने हल किए। एक दहशतगर्द हुआ करता था सिपा मोहम्मद का मूसा खान, बड़ा नामवर दहशतगर्द था। हुकूमत पंजाब ने उसके सर की कीमत भी रखी थी। उसकी गिरफ़्तारी ठोकर नियाज़ बेग से की थी इन्होंने अंदर एक गाँव से जाके और वो बड़े ड्रामाई अंदाज़ में गिरफ़्तार किया था। इवन के उमर विरक ईंटों की ट्रालियों के ऊपर मज़दूर बन के, पगड़ी बाँध के, धोती पहन के वहाँ पर जाता रहा। इंतख़ाब शाह वो बशीर नियाज़ी एक हुआ करता था। बशीर नियाज़ी ने बड़े पुलिस मुकाबले किए हैं सीआईए में। बल्कि मैं अब बशीर नियाज़ी बुरा ना मान जाए, इतने पुलिस मुकाबले किए थे हमने लोगों ना सबने मजाक में, या उमर विरक साहब ने खुद भी कहते थे ये साडा तारा मसीह गा जे, जो कोट लखपत जेल में फांसी नहीं देता था तो कहते साडा तारा मसीह आएगा जे, मजाक में हमने उसका नाम बशीर नियाज़ी का ये रखा हुआ था, तो हम सम टाइम छेड़ा भी करते थे। बशीर नियाज़ी साहब उन भावें नाराज़ हो जाते इस गल सुन के, तो उसको उन्होंने मूसा खान को वहाँ से गिरफ्तार किया जाके। उस केस में मूसा खान को जब गिरफ्तार किया ना तो मुझे अच्छी तरह याद है, डीआईजी होते थे गालिबन तारक परवेज़ साहब थे शायद, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उमर विर्क को शौक था मीडिया के सामने आने का, कैमरे के सामने अरे आने का, ये तो देखें एक नेचुरल सी चीज़ है। आप लाइमलाइट का शौक था। बिल्कुल था, नेचुरल चीज़ है ना, हर हर जितना जो मर्ज़ी बंदा जितना मर्ज़ी अपने आप को इस चीज़ से किनारा कशी कर ले या प्रिटेंड करे कि नहीं मुझे शौक नहीं है, लेकिन अंदर बंदे के शौक होता है इस चीज़ का, ठीक है? और ये नहीं कि वो खुद से कहा करते थे कि भई ये करना है, वो करना है, वो काम ही ऐसे हुआ करते थे, उनके बड़े-बड़े काम होते थे, अफ़सर कहते थे भई इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाओ, तो वो बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उनके क्रेडिट में है। इचरा बम धमाका, बदामी बाग बम धमाका, काला शाह काकू बम धमाका को मेरे ख़्याल 12 बम धमाकों में एक दहशतगर्द जो था वो अपना बीएलए से ताल्लुक़ था उसका, गालिबन बलोच करके कोई नाम था उसका, उसको गिरफ़्तार करके लेके आए थे रहीम यार खान वाली साइड से जाके वहाँ से। वहाँ पे यकम रमज़ान को कहते हैं कि वो वहाँ पर गए थे और 20 दिन उन्होंने वहाँ पे गुज़ारे हैं और 20 दिन किसी एक हॉस्पिटल में उसकी इत्तला थी, लेकिन वो जब गए तो वहाँ से वो स्लिप हो गया था। लेकिन 20 दिन इन्होंने वहाँ गुज़ारे और 20 दिन गुज़ारने के बाद 20वें रोज़े को उसको वहाँ से गिरफ़्तार करके लेके आए थे। उमर विर्क ने अपने करियर में हाई प्रोफाइल स्टोरीज़, केसेस कौन-कौन से थे जिस पर काम किया और काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी जो आए? अली उमर विरक ने ना एक मर्डर हुआ था, गालिबन मलंग मलंग था कोई, वो सिद्दीक मलंग था, साईं सिद्दीक मलंग नाम का मर्डर हुआ था। बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर वो उस दौर में हुआ था। जमात इस्लामी ने ना इस केस को बड़ा हाईलाइट किया था, बड़ा उठाया था। आपको शायद याद हो उस दौर में जमात इस्लामी का एक विंग बना था पासबान के नाम से। नौजवानों पर मुश्तमिल था, वो मुज़ाहरे किया करते थे। फिर डंडा बरदार पासबान हुआ करते थे। अच्छा उन्होंने बड़े मुज़ाहरे किए पुलिस के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़, इस कत्ल के ऊपर लेकर ना गुलाम हैदर भाई गालिबन शायद सीएम उस टाइम हुआ करते थे। तो उन्होंने बड़े मुज़ाहरे-शुज़ाहरे किए और उन दिनों इन मुज़ाहरों की वजह से, इस मर्डर की वजह से एक जमात इस्लामी का नारा बड़ा मशहूर हुआ था कि ज़ालिमों काज़ी आ रहा है। ये उस दौर में जाके अपना नारा जो था वो मशहूर हुआ था। अच्छा उस केस की तफ्तीश उमर विरक को दे दी गई साईं मलंग की। अब वो जब तफ्तीश करते-करते ताने-बाने कहाँ से मिलने शुरू हो गए? वो पासबान वालों से मिलने शुरू हो गए। वो आज भी उमर विरक ज़िंदा है, अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती दे उनको, आप पूछ सकते हैं उनसे। पासबान तंजीम का एक कोई सुबहान नामी शख्स और उसके कुछ साथी थे, वो उस मर्डर में निकले थे जाके।
तो मतलब कि एक हाई प्रोफाइल केस देखें और जो उसको इतनी हाइप दे रहे हैं, हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो और कातिल जो है वो उन्हीं में से निकले जाके, वो उन्होंने ट्रेस किया। एक बच्चा मर्डर हुआ था, लाहौर शालीमार का इलाका था, कोई बंदा बाहर रहता था, उसका बेटा अगवा हो गया, वो उसने तावान भी ले लिया और उसको बच्चे को मर्डर भी कर दिया था। अब उस बंदे की जो तफ्तीश गालबन पता नहीं कोई महफूज महफूज करके नाम था उस मुलजम का, उस बंदे से तफ्तीश की बहुत मतलब के मैं कहूँ कि तफ्तीश के दौरान ना उमर विरक बैठा के ना मुलजम को उससे गुफ्तगू किया करता था। उससे गुफ्तगू करके ना जब गुफ्तगू के दौरान ही वो देखता था कि इसने कहाँ पर कोई थोड़ी सी पलटी खाई है या कोई गलत बयानी कर रहा है, फिर उसको वेरीफाई भी किया करते थे। तो वो किसी जगह पे आकर उसने कोई बात ऐसी की, वो काबू आ गया। एंड फिर क्या हुआ, उसने कबूल भी किया जब उससे तफ्तीश की गई, और उसने बगैरत इंसान था वो जो मुलजम था, उसने बच्चे को तावान के लिए अगवा किया, तावान भी ले लिया और फिर उसने बच्चे को मर्डर कर दिया। और मर्डर किस तरीके से किया, अली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम तो जब भी सोचते हैं या सुनते हैं ना ये चीज़ें, तो यकीन करें कि वो दिमाग माउफ सा हो जाता है एकदम, बंदा ना बस अजीब सी कैफियत हो जाती है। उस बच्चे के टुकड़े करके उसने उसकी जो है वो फ्रीज़र में रखे हुए थे उस बंदे ने, वहाँ से उसको बरामद किया जाके उन्होंने। फिर एक ऐसे ही एक और केस था, शालीमार का ही केस था। एक रिक्शा ड्राइवर था बेचारा, उसका बच्चा अगवा हो गया, उसको कोई पठान अगवा करके ले गए इलाका गैर में। वो काफ़ी देर से 8 साल 10 साल तक वो केस जो है ना हल ही नहीं हुआ। वो उसने कोई कोर्ट में भी रिट की, अपना चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे गालबन, उन्होंने नोटिस भी लिया उसका। उन्होंने फिर उमर विरक को तफ्तीश दी, सीआईए को बुलवा के तफ्तीश दी। वो केस उन्होंने सॉर्ट आउट किया। वो खैर पता लगा तफ्तीश करते करते पता लगे कि जी वो इलाका गैर में बच्चा कोई है। फिर उनसे पठानों से बात की, उनको तावान पुलिस देकर बच्चे को लेकर आई। अच्छा, पकड़े नहीं, पकड़े गिरफ्तार अब नहीं किए? वहां से इलाका गैर से किस तरह लेके आते थे, उस टाइम इलाका गैर और अब के इलाका गैर में बड़ा फर्क है। उस टाइम वहां से बंदा लाना, वहां से वहां पर खुद बंदा जाके वापस आ जाता तो बड़ी बात होती थी ये, ठीक है। और वो 7 के 8 लाख रुपया तावान दिया, और वो पुलिस ने इन अपने से पुलिस ली? अफसरान ने अपने पास से अरेंज करके दिया। उमर विरक ने कुछ पैसे अपने अकाउंट से निकाले, कुछ किसी को कह के उन्होंने तावान दे के, और कोर्ट में उस रिक्शा ड्राइवर ने चीफ जस्टिस के सामने कहा जी मैंने पैसे नहीं दिए, मैं तो इतने जोगा ही नहीं हूँ। वो उस दौर में रिक्शा भी 60-70 हज़ार रुपये का तो रिक्शा था, तो उसने 7-8 लाख रुपया कहाँ से बेचारे ने देना था। तो इन्होंने पुलिस अफसरान ने वो पैसे दे के बच्चा लेके आए, और चीफ जस्टिस ने फिर उस केस पर इनको शाबाश भी दी। अपने चैम्बर में बिठा के उमर विरक और उनकी टीम, अमीन भट्टी वगैरह जो थे, उनको बिठा के उन्होंने चाय शाय भी पिलाई और कोई इनामात का ऐलान शलान भी किया उन्होंने बड़ा। तो बेशुमार केसेस हैं। 4 ट्रक शादरे से बारूद के भरे हुए पकड़े इन्होंने। तालिबान का ट्रक थे वो अपना जितना भी धमाका खेज मवाद था, वो 4 ट्रक उन्होंने पकड़े। वो लेके फिर बंद रोड पे कोई हाजी अहमद अली, एक बड़ा मशहूर किरदार है, वहाँ पर उन्होंने खड़े किए रखे, वहाँ पर इंटारोगेट करते रहे और लोगों को पकड़ा। मतलब कि केसेस की तो बेशुमार तादाद है। अब देखें ना, कंट्रोवर्सी कहाँ पर आती है। एक बंदा अकेला जो है वो तमाम तर हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो हल कर रहा है। अब बाकी जो अफसरान पुलिस के, अब उमर विरक की और सीएसपी क्लास की जो थी ना आपस में टसल थी। टसल क्या थी कि अब एक मीटिंग हो रही है, आईजी ने किसी केस के हवाले से मीटिंग रख ली है। अब वो आईजी साहब भी वहाँ पे हैं, एडिशनल आईजी साहब भी हैं, कोई 2 डीआईजी हैं, 2 एसएसपी हैं, कुछ 4-6 एसपी बैठे हुए हैं वहाँ पर, और सब बावर्दी आके वहाँ पर बैठे हुए हैं, मीटिंग के लिए आकर वहाँ बैठे हैं कि मीटिंग होनी है और फलां केस डिस्कस होना है। अब वो सब इंतज़ार कर रहे हैं कि उमर विरक आएगा तो मीटिंग शुरू होगी। अब उमर विरक जब तशरीफ़ लेकर आते हैं वहाँ पर मीटिंग में, तो कॉटन वाला सूट पहना हुआ है और आके आईजी के साथ कुर्सी लगी हुई है, उस पर बैठ जाना उन्होंने। जी शुरू करें, जी मीटिंग शुरू करें, विरक साहब आ गए हैं। अब क्योंकि वो काम करने वाला अफसर था ना, ट्रैक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था उसका, तो वो केसेस सॉल्व भी किए थे, मुलजमान को भी गिरफ्तार किया करते थे, रिकवरियां भी किया करते थे। अब उस हवाले से फिर वो जो सीएसपी क्लास थी ना, वो इस चीज़ में कह लें कि जेलस फील करना या नफरत करना इस वाले से, कि वो उनके अंदर जो पनप रही थी ना चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता वो पनपती रही। उमर विर्क ने अपने करियर में कोई बाअसर शख्सियत, कोई ताकतवर शख्सियत उसको पकड़ा, उस पर क्रैकडाउन किया, रेड किया? सदर पाकिस्तान थे, रफ़ीक तारड़ थे गालबन, उनके बेटे को गिरफ्तार किया उन्होंने। किस केस में? वो कोई कहते हैं कि रात को गिरफ्तार किया तो वो साहब कुछ अपने होश में नहीं थे,
तो उन्होंने इनको बताया कि तुम मुझे जानते नहीं हो, थ्रेट किया उनको। तो उसने कहा जी कौन है? उन्होंने कहा जी मैं सदर पाकिस्तान का बेटा हूँ। उनका फिर बेटा मैं उमर विरक हूँ। उसको ले जाके उन्होंने उस पे एफआईआर भी मुलाजा करवाया, मुलाजा करवा के एफआईआर दे दी। उसके बाद फिर उमर विरक को क्लोज कर दिया गया था उस वाक़ये के बाद। फिर एक गालिबन कैंट में एक कोई एफआईआर थी, कोई हसास इदारों के अफ़सर थे, उनके खिलाफ कोई एफआईआर्स की दी थी उन्होंने। फिर उनका कोई 5 अफ़सर थे वो हसास इदारे के, उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ था। तो बहुत सारे केसेज़ हैं अली, इसमें अगर हम कुरेदेंगे ना तो बेशुमार केसेज़ हैं जो अनगिनत है मामलात। जिस तरह से हम सुनते हैं प्राइवेट जेल या टॉर्चर सेल लाहौर के अंदर, उमर विर्क के दौर में सीआईए के टॉर्चर सेल थे जो उमर विर्क चलाते थे। पहले रसाई हुआ करती थी, आम पब्लिक की भी रसाई होती थी, फिर बैल अफ़जान है उनकी भी ईज़िली रसाई होती थी, मीडिया की ईज़िली रसाई हुआ करती थी, सीआईए सेंटर्स में, थानों में ईज़िली, मतलब कि कोई रोक-टोक नहीं होती थी। उस वजह से जो जुराइम पेशा लोग थे, उनसे तफ्तीश के लिए जितने भी मतलब के वर्किंग पुलिस ऑफ़िसर थे ना, जो ये इस हवाले से क्रिमिनल्स के हवाले से तफ्तीश किया करते थे या जो पकड़ते थे, उन्होंने अपने-अपने इलाकों में या अपने किसी जानने वाले की किसी जगह पे ले रखी होती थी, वहाँ पर इनसे इंटेरोगेट किया करते थे, उनसे तफ्तीश होती थी। वो हमारी नज़र में वो टॉर्चर सेल ही हुआ करते थे, हम बल्कि उनको टॉर्चर सेल के हवाले से ही मशहूर होते थे, अखबारात में हम कोट किया करते थे, बल्कि कई टॉर्चर सेल्स पर हमने रेड भी किया, पकड़े भी, वहाँ से मुलज़िम भी बरामद हुए। तो ये टॉर्चर सेल रखा करते थे, हुआ करते थे उस दौर में प्राइवेटली, जहाँ पर इन मुलज़मान से तफ्तीश की जाती थी। असल में वजह ये होती थी कि जो मुलज़मान पकड़े जाते थे ना, ख़ासकर चोर, डकैत और ख़तरनाक मुलज़म, उनसे असल मसला होता था प्रॉब्लम रिकवरी का, कि वो रिकवरी, अब रिकवरी आज किसी को पकड़ा, उसको सुबह कोर्ट में पेश कर दें, 2 दिन का रिमांड, 4 दिन का, 6 दिन का। अब जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया तो दूसरी तरफ से भी वकील तो आना है ना, वो उसकी कोशिश होगी कम से कम रिमांड काटे और जेल भिजवा दे। अब 2-4 दिन में, 5 दिन में कोई करोड़ों की रिकवरियां तो नहीं होती ना, उसके लिए 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने मुलजम को कहीं ना कहीं छुपा के रखते थे प्राइवेट जगह पर, उनसे रिकवरियां किया करते थे। अच्छा, एक और चीज रिकवरी से आपको बताऊं मैं, उमर विरक बतौर एसपी सीआईए मैंने देखा है आईजी बलूचिस्तान का फ़ोन, आईजी केपीके से फ़ोन, सिंध से फ़ोन, मतलब कि वो पुलिस अफसरान जो लाहौर में तैनात रह के गए हुए हैं, वो किसी दूसरे सूबे में चले गए हैं, वहाँ से अगर उन्होंने किसी को कोई काम कहना ना, तो उन्होंने डायरेक्ट कॉल उमर विरक को करनी है। मेरे दोस्त हैं ये, इनके साथ कोई वारदात हो गई है, इनका ये मसला है, इनका ये मसला हल कर दें। अच्छा, वारदातें, ये नहीं कि हर वारदात ही ट्रेस हुआ करती थी। मैंने ये देखा है, बल्कि देखा क्या, मुझे एक्सपीरियंस भी है, मैंने 2-3 लोगों को पैसे दिलवाए भी हैं इस मद में। एक कोई गैंग पकड़ लिया उन्होंने, गैंग के ज़िम्मे रिकवरी है 50 लाख की, और उससे रिकवरी हो जाती है 1 करोड़ रुपए की। अब 50 लाख जो मुद्दइयों को, वो तो उनको बाँट दिया, 50 लाख एक्स्ट्रा है। उसका क्या किया? वो हमने देखा है ना, जो हम समझते हैं, हालांकि लोग बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं उमर विरक पे कि जी करप्शन का बादशाह, फलां ढिमकान, ये वो, रिकवरियों के पैसे खा लिए। लेकिन यार, मैं उमर विरक को जब वो सब इंस्पेक्टर थे ना, मैं तब से जानता हूँ, तब से उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा, बतौर क्राइम रिपोर्टर वो पुलिस अफसर थे। जो एक्स्ट्रा रिकवरी होती थी ना, वो किसी भी सीआईए सेंटर के, मतलब कि एक सीआईए माल्टोन है, वहाँ पर अपना मुहर्रर जो होता था, उसके पास वो पैसे जो थे ना जमा होते थे उसके पास। वो 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, करोड़ है, वो उसके पास होता था। अब वो किसी पुलिस अफसर ने कहा ना, मेरे अजीज हैं, इनकी वारदात हो गई है। अब अगर किसी की वारदात 10 लाख की है ना, तो उन्होंने कहना कि अच्छा डाकू नहीं पकड़े गए, चले ओबलाइज करना है किसी को, नुकसान तो किसी का हुआ है ना, और पैसे जो रिकवर हुए हैं वो भी लूट के माल के ही हैं। वो उन पैसों में से रिकवरी उनको दे दिया करते थे। 2-3 दफ़ा मैंने कई दोस्तों को रिकवरी दिलवाई है, कि एक वारदात हुई है, बल्कि एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त ही हैं, उनके साथ वारदात हुई, उनकी हमशीरा के साथ वारदात हुई थी, वो डाकू नहीं पकड़े जा रहे थे। मैंने विरक साहब को कहा, मैं कहा जी ये वारदात है तो इसके बंदे पकड़वा दें, को सीआईए को तफ्तीश दे दें। उन्होंने कहा एफआईआर की कॉपी भेजना, उन्होंने मुतलका जो सीआईए थी उनको एफआईआर की कॉपी भिजवाई, वहाँ से उनको दोस्त को कॉल आई, वो गए, जाके उन्होंने रिकवरी लेके आ गए। पूरी की पूरी? वो थोड़ी थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी, कोई 1.5-2 लाख की मेरे ख्याल रिकवरी थी, वो उन्होंने रिकवरी दे दी। वो इस तरह से जो पैसे एक्स्ट्रा आते थे ना, वो इस तरह से लोगों में रिकवरी जो थी लोगों की दे दिया करते थे, ओबलाइज भी किया करते थे लोगों को। उमर विरक के साथ आप यकीन करें, मैंने उसको देखा है, उस अफसर को, वो सारी रात सड़कों पे फिरा करता था।
हम बल्कि मेरा एक दोस्त है बाहर चला गया इधर न्यू मजंग लाहौर में उसकी रिहाइश होती थी। हम रात को 3-3 4-4 बजे तक सुबह बाहर फुटपाथ पे या थड़े पे हमने बैठे होना और उमर विरक ने हमारे साथ बैठे होना वहाँ पर। अब क्या कि वो कि जी किसी इन्फॉर्मेशन पे निकले हुए हैं और वो कॉल आनी है तो उन्होंने वहाँ से रेड करना है। मतलब शहर की सड़कों में रात को ना उस बंदे ने गश्त करते रहना, फिरते रहना उसने। बल्कि बल्कि सम टाइम होता था एक पर्स रखा होता था, पर्स खोल के देखना, उसमें कोई चीज़ देख के ना तो एकदम फूक मार के तो उसको बंद कर देना। और मैं कहा की बार-बार फूका मारी जा रहे हो, की जादू टूना करदे पे हो तुसीं? कहंदे कुछ नहीं। मैं कहा की करदे क्यों बार-बार खोलदे हो, ਉਹਨੂੰ फूक मारदे हो, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫੂਕਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ आ जाना है। तो वो कई उन्होंने कोड बाद में बताया भी उनका, फाड़ लिया बंदा, वो आ गया बंदा काबू, अपने इन्फॉर्मेशन आ गई अच्छा, और फाड़ वजीफा लिया। करने से। वजीफा करने से वो मतलब कि अल्लाह लोग भी बंदा था, वजीफा भी किया करता था वो। इस तरह के बेशुमार वाकयात हमारे साथ उन्होंने शेयर किए हैं। अच्छा, किसी पुलिस वाले से कोई टसल थी? जैसे हम कराची में देखते हैं चौधरी असलम और ज़ीशान काज़मी आपस में टसल होती थी, पंजाब में भी हमने देखा है माज़ी में। तो इनकी टसल थी किसी से, कोई कॉम्पिटिशन या मुकाबलेबाज़ी? यार मुकाबलेबाजी तो होती है, हर जगह पे होती है, ना होने वाली तो बात नहीं है इसमें। और बेशुमार जो शफ़क़ात थे अपना एसएसपी, उनके साथ भी इनकी रहती थी। ताल्लुक भी बड़ा अच्छा था, दोस्ताना भी था, लेकिन टसलबाजी भी बहुत रहती थी। वो एक दूसरे को ताने-मेने भी बहुत सारे दिया करते थे ये। फिर एक आप जिस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, आबिद बॉक्सर के हवाले से आपसे बताऊँ, वो भी एक रहा इशू काफ़ी देर। आबिद बॉक्सर ने टीवी पर बैठ के भी कहा कि जी वो रिकवरी के पैसे जो है वो एक ज्वेलर है, उस वहाँ पर फ़रोख्त होते हैं। लेकिन यार हमने नहीं ऐसी कोई बात देखी। मैं आपको बताऊँ, मैं अपने साथ वाक़या बताता हूँ आपका। मेरी सिस्टर की शादी थी, ठीक है? मेरी सिस्टर की शादी पे उमर विरक आते हैं, तो इनवाइट किया हुआ था। तो खाना-वाना खा के फ़ारिग हुए तो मुझे ना साइड पे ले गए, मुझे कहंदे यार ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਲਾਮੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਉਧਾਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ सलामी जड़ी उधार रही। अच्छा, वो मेरे से बात कर रहे तो एकदम ना सामने से एक डीएसपी आया, मलक दाऊद डीएसपी का नाम, मैं आपके साथ, मेरा भी बड़ा अच्छा दोस्त विरक साहब की टीम का था। कहते ठहर जा एकदम। और मलक साहब उरा आओ हाँ जरा, पैसे कढ़ो किन्ने ने जेब चो। वो पैसे निकाल के दिए उनको, तेरे नाल कोई नहीं, मेरा उधार हैगा, मेरा उधार उन्होंने लेगा। वो मलक दाऊद से पैसे लेके उन्होंने सलामी मुझे दी। मैंने बड़ा मना, मैं कहा की करदे पे हो, तुसीं घर दे बंदे हो, कोई ऐसी गल नहीं। लेकिन वो उसे मलक दाऊद से पैसे लेके हमने मतलब कि बड़ा वो वक्त देखा हुआ है कि विरक साहब का हमने पर्स खोल के देखा ना, उसमें देखा तो 500-700 रुपये पर्स में पड़े, मतलब 200 निकाल के अपनी जेब में डाल दिए। सम टाइम ऐसा भी हुआ, देखा पर्स में कुछ नहीं नज़र आ रहा, 200-400 रुपया अपने पास से उसमें पर्स में डाल दिया। हमने वो दौर देखा हुआ है उस बंदे का। तो यार जो सारी चीज़ें सामने हो, जो बंदा रिश्वत लेता हो ना, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, नज़र पॉलिटिकली आती हैं। इस्तेमाल हुए। पॉलिटिकली इस्तेमाल किस तरह से आप कह सकते हैं कि उनके काम शाम जो थे वो प्राइवेट काम, ज़ाती काम जो थे वो कर दिया करते थे। बल्कि एक दफ़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, तो उनके शहबाज शरीफ के साहबजादे का कोई मैटर था या उनके किसी भतीजे का मैटर था, कारोबारी मैटर था। फैसलाबाद में किसी पार्टी से 50 लाख या 70 लाख रुपया उन्होंने लेने, तो वो पार्टी पैसे नहीं दे रही थी उनको। तो 2-3 दफ़ा उमर विरक को बुलाया उन्होंने, एक दफ़ा तो बल्कि किसी जो उमर विरक को किसी काम और के लिए बुलवाया, और वहाँ पर जब शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ ने गाड़ी में बिठा लिया अपनी साथ उनको। उनको कहा यार वो फैसलाबाद वाला काम क्यों नहीं करके देते आप? उनका जी करवा देते हैं। लेकिन वो काम उनकी समझ में, विरक साहब की समझ में नहीं आ रहा था, वो काम नहीं करवा के दिया था उमर विरक ने उसको। तो इस किस्म के काम शाम जो थे वो कर लेते थे। अदरवाइज़ मैंने कहा ना, उस दौर में और आज के दौर में बड़ा फ़र्क है। उस दौर में ये लाहौर शहर में कह लें कि उमर विरक की एक अच्छी से थी, नौकरी सारी लाहौर की थी, पॉलिटिकल लोग भी सारे जानते थे उनको। अगर कोई मुखालिफ कोई अपना एक्टिविटी होती भी थी ना, तो ये अगर किसी को मुखालिफ सियासी मुखालफ को पकड़ भी लिया ना, तो उसको बाइज्जत तरीके से अपने पास रखा करते थे। जो तजलील आज के दौर में होती है वो नहीं हुआ करती थी उस वक्त। अब तो खैर वो दौर ही नहीं रहा। अब तो हम वो दौर भी याद करते हैं और वो लोग भी याद करते हैं, तो जो उस दौर में अफसर तैनात हुआ करते थे। बात करें अगर ये जो सब्ज़ाज़ार के 5 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए थे, वो कहानी क्या है? वो कैसे हुए? बाद में क्या कुछ हुआ?
वो कोई पुलिस मुकाबला हुआ था, 5 लोग उसमें मारे गए थे। वो जो मरने वाले थे ना, उनके लवाहिकीन इल्ज़ाम लगाते थे कि ये, क्योंकि अब शहबाज शरीफ का दौर था, शहबाज शरीफ के दौर में पुलिस मुकाबले एक रवानगी से शुरू हुए हुए थे। उस दौर में जो स्पीड थी, जैसे आज की स्पीड है वो स्पीड नहीं थी, लेकिन उस दौर के हिसाब से वो स्पीड भी तेज़ ही थी। वो मतलब कि कहते हैं ना, शहबाज स्पीड कहते हैं। तो वो उस दौर में भी स्पीड जो थी वो तेज़ ही अपना तस्वर की जाती थी। तो वो जब उन्होंने मुकाबलों में मारा उन लोगों को, कुछ शवाहिद ऐसे मिले कि भाई ये पहले से गिरफ्तार थे, फिर कोर्ट में चले गए, फिर कोर्ट में केस चलता रहा, और फिर जान इसी सूरत में छूटती थी कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जाए। और फिर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसकी तफ्तीश एक किसी इंस्पेक्टर को दे देते हैं। वो इंस्पेक्टर क्या करता है, वो एक ना मिसल में एक फ़िक्रा लिख देता है कि क्योंकि इस केस में जो है वो प्राइम मिनिस्टर और आला अफसरान जो हैं वो मुलव्वस हैं, तो ये तफ्तीश किसी और से करवाई जाए। अच्छा, ये चीज़ जब कोर्ट में जाके पेश होती है ना मिसल में, तो वो जज साहब कहते हैं कि जी मुलव्वस पाए गए, ये तो गुनहगार है, सारे मुलजम है ये। वो बड़ा एक अपना तमाशा लगा था, एक बड़ी चीज़ डिस्कस हुई थी। तो वो तसव्वुर ये किए जाने लगा कि इनको गुनहगार लिख दिया है पुलिस ने। हालांकि वो थोड़ा सा अल्फाज में हेरा फेरी कर गया था वो इंस्पेक्टर जो था। उसका मतलब ये था कि भाई मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, मेरे से अपर लेवल के अफसरान इसमें मुलव्वस है, तो ये तफ्तीश जो है वो मेरी नहीं बनती, मेरे से ऊपर लेवल का कोई अफसर इसकी तफ्तीश करेगा। वो बड़ा रौला बन गया था इस चीज़ का कि गुनहगार लिख दिया उनको उसमें केस में। अब वो जो पुलिस मुकाबले हुए थे, वो पार किसने किया था? क्या उमर विर्क खुद फील्ड में जाकर इस तरह से करते थे? मैंने आपको बताया कि हमने नाम रखा हुआ था तारा मसीह बशीर न्याजी का। तो उमर विरक की एक टीम होती थी, एक फ़याज़ डीएसपी फ़ौत हो चुके हुए हैं, एक बशीर न्याजी है, एक शरीफ सिंधु हुआ करते थे, एक अपना राना फ़ारूक हुआ करते थे, राना हसीब अंजुम हुआ करता था। ये सब लोग जो थे ना अपना सीआईए टीम का एक हिस्सा थे, और भी बेशुमार लोग हैं। तो वो ये सब पुलिस एनकाउंटर इनके हाथों ही हुआ करते थे, यही जो थे उनको मुकाबले में मारा करते थे जाके। अब उमर विर्क के पास किस-किस तरह के केसेज़ आते थे? हर तरह के केस ले लेते थे या कोई हाई प्रोफ़ाइल होता था, वही केस उनके पास आता था? अली, मोस्टली जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस थे ना लाहौर शहर के, खासकर मैं आपको बताऊं, वो तकरीबन सीआईए के पास ही हुआ करते थे। अच्छा, इनका तरीकाकार क्या होता था, रोज़ शाम को या रात को ना किसी भी सीआईए सेंटर बैठ जाना, जिसके पास तफ्तीश, जिस सीआईए के पास किसी केस की तफ्तीश होती थी ना, तो वहाँ जाके बैठ जाना, और वहाँ बैठ के फिर उसने तफ्तीश शुरू करनी। जो लोग मुलजम पकड़े होते थे उनसे तफ्तीश किया करनी, या किसी को रेड पे भेजना, खुद रेड पे अच्छा, खुद रेड पे भी जाया करते थे और निगरानी किया करते थे खुद अपने मतहत अफसरान की। तो बड़े बड़े केसेस, एक दफ़ा अपना सुप्रीम कोर्ट से एक केस की तफ्तीश जो है वो उमर विरक को दी गई, सीआईए को दी गई। एक कोई मेरे ख्याल किसी दूसरे शहर की लड़की थी, एक नसरीन नाम की लड़की थी, उसका मर्डर हो गया। अब वो उसमें चालान भी, कोई 13 लोगों को चालान कर दिया गया। लड़की का जो कोई लवर था या आशिक था उसका, वो उसको नामजद करके उसको पकड़ के जेल भी भिजवा दिया गया। वो तफ्तीश जो थी उमर विरक को दी गई। वो तफ्तीश की, फिर करते 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 इसको खुरा क्या निकलता है, पता लगता है एंड कि जी जो मुलजम चालान करवाए गए हैं, वो जो गुनहगार लिखे गए हैं वो बेगुनाह हैं, उन्होंने लड़की को कत्ल ही नहीं किया। एंड निकलता ये है कि लड़की खुद ही घर से भाग जाती है और ये कत्ल का सारा ड्रामा करती है। मतलब इस किस्म के केसेस, इन अच्छा, मतलब लड़की कत्ल नहीं हुई कत्ल थी? ही नहीं हुई थी लड़की। देखे ना, अब इन चीज़ों को, अब लड़की का तो अगर वो तफ्तीश ना होती यहाँ पर, और वो उसी तफ्तीश पे इक्तफा किया जाता, जिन्होंने चालान किया था, जिन्होंने मुलजिमों को जेल भिजवाया था, तो वो तो जेलों में सड़ते रहते, उन्होंने तो बाहर नहीं आना था। तो इस किस्म के बेशुमार केसेस जो है वो उन्होंने तफ्तीश भी की हैं, और वो सारा कुछ चलता भी रहा है इसी तरह से। अच्छा, एक और केस था, एक कोई सहाफ़ी था, बाहर से आया हुआ था, फैसल कुरैशी नाम था उसका। उसका यहाँ पे मर्डर हो जाता है। अब यहाँ मर्डर जब होता है, तो उस फैसल कुरैशी के मर्डर के बाद जो उसके लवाहिकीन होते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी शहबाज शरीफ ने उसको कत्ल करवाया है। शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे उस टाइम, और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने की भी कोशिश की। अब उस कत्ल केस की तफ्तीश भी उमर विरक के पास आ जाती है, वो उसको दे देते हैं तफ्तीश। अब वो फैसल कुरैशी की तफ्तीश शुरू करते 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 पता लगता है कि जो मकतूल का नाम था ना, कातिल भी वही हम नाम था, फैसल कुरैशी, कोई दोस्त था? और वो उसका कोई दोस्त निकला। अब उससे जब पूछा गया वजह क्या बनी, तो उसने कहा जी मेरे हालात ठीक नहीं थे,
माली हालात बहुत ख़राब हुए थे, ये बाहर से आया था, इसके पास पैसे वैसे थे, मैं लालच में आ गया तो मैंने पैसों की खातिर इसको मार डाला। कितने में हाई प्रोफाइल केस थे ना उस दौर में, प्रिंट मीडिया के दौर में ये केस बहुत हाईलाइट हुआ करते थे, और एक छोटी सी भी कोई खबर छपती थी ना तो उसका भी बड़ा नोटिस लिया जाता था। और ये तो फिर बीच में शहबाज शरीफ का नाम आ रहा था, इसमें वज़ीर आला पंजाब थे वो। तो इस किस्म के केसेस बहुत से हैं जो उन्होंने ट्रेस किए हैं माजी में। अब टीपू ट्रकावाला पर जब 2010 में एयरपोर्ट पर हमला होता है जिसके नतीजे में उनकी जान चली जाती है, कत्ल हो जाते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी उमर विर्क करते हैं। हाँ, उमर विरक उस टाइम एसपी सीआईए थे, उन्होंने तो तफ्तीश की थी। कैसे बरी हो गए थे उसमें से तीफी भट्ट? तीफी बट बरी इस वजह से हो गया था, देखिए एक तो तीफी बट के बरी होने की जो वजह थी ना, वो जो पिस्टल था ना जो इस्तेमाल हुआ था मौके वारदात पे, जो पुलिस ने बरामद भी किया था, वो मालखाने से गायब हो गया था। अब आला कत्ल जिससे मर्डर हुआ हुआ है वही आपके पास नहीं होगा, तो वो मुलज़िम को तो फेवर मिलनी मिलनी है, तो वो उस पे तीफी बट बरी हो गया था। और इस केस की तफ्तीश उमर विरक ने की थी, बल्कि एक दफ़ा मेरी बड़ी डिटेल में गुफ्तगू भी हुई उमर विरक से इस टीपू कत्ल केस के हवाले से, और मैंने विरक साहब से ये बात भी कही, मैं कहा जी इसमें जो मुलज़िम मलक एहसान, अपना तीफी बट, गोगी बट, ये 3 मुलज़िम थे मेन नामज़द जो थे इसमें। अब मैंने उनको जब ये कहा कि जी ये मुलज़म तीनों इनमें से गुनहगार कौन है, कुछ जेन्युइन आपकी तफ्तीश के दौरान, तो उन्होंने बिल्कुल भरमला उन्होंने कहा यार मलक एहसान और गोगी बट, उनका टीपू के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो टीपू के कत्ल में ना मशवरे में शामिल है, ना मौके पे शामिल है, ना उनकी कोई शहादत ऐसी मिली है। मैं अल ऐलान भी कहने के लिए तैयार हूँ। तो मैं कहा जी जब कहने के लिए तैयार हैं तो आप उनको मिसल का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? कहते यार ये हमारी मजबूरी होती है। हम बहाल समझ लो कि मजबूरी है हमारी, हम उसको क्लियर गुनहगार बेगुनाह नहीं कर सकते उसको। बस हम रूटीन में खाना नंबर 2 में उसको डाल देते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, हमें कुछ प्रेशर भी होता है जिसकी वजह से हम ये नहीं लिख सकते। अलबत्ता अल ऐलान किसी पंचायत में 100 बंदों की पंचायत में भी ले जाओगे तो मैं वहाँ खड़े को भी कहूँगा ये टीपू के कत्ल में 2 बंदे बेगुनाह हैं और तीफी बट इसमें गुनहगार है, ये उसके बंदे के अल्फाज थे। आज भी ज़िंदा है, आप पूछ सकते हैं उमर विरक से कि इस केस की में दूध का दूध और पानी का पानी क्या था? अच्छा, अब इस केस के अंदर जो नामज़द मुलज़िम थे, जो बाद में जेल में भी गए, सज़ाएँ उनको हो गई, वो भी कहते हैं बरी हो चुके हैं, अब छूट चुके हैं। बरी हो गए और बल्कि कल सज़ाएँ ही काट चुके हैं। सज़ाएँ काट ली हैं, बल्कि कल ही मुझे कोई दोस्त एक बता रहा था कि वो शायद ज़मानतें भी उनकी हो गई हैं और वो जेलों से बाहर भी आ गए हुए हैं उसमें। तो वो अब अपने घरों में बैठे हुए हैं सुकून से। अब सीसीडी से छुप के और जितना वक़्त वो गुज़ार सकते हैं वो गुज़ार लेंगे। अगर कोई हकी-पैकी करेंगे तो सीसीडी तो फिर बैठी हुई है, सीसीडी तो मौजूद है यहाँ पर। अब इतना काम किया, मेरिट पे काम भी किया, प्रेशर में भी काम किया, इतना नाम बनाया, लाइमलाइट में आए, मुश्किलात में कब आते हैं? जो रिवर्ट कर दिया गया, जो उनको मुश्किलात में प्रमोशंस मिली। आते हैं, मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि कोई मीटिंग होती थी तो वहाँ पे सारे अफ़सर सीएसपी क्लास बैठी होनी, वो बावर्दी होते थे, उमर विरक ने आना कॉटन वाला सूट पहन के, वो इंज लगता सी जिवें पुलिस दा जग्गा आ गया। ठीक है? तो वो आके आईजी के साथ बैठ जाना, उसने कुर्सी लगी होनी आईजी के साथ, तो कॉटन वाला सूट पहना आके बैठ के मीटिंग शुरू करी, हाँ जी दसो सर की करना जी, इस तरह मैं देख लाँगा सिर्फ मैं कर लवांगा। वही स्टाइल झटका सा स्टाइल जो होता है, तो वो चीज़ें जो है ना वो हज़म नहीं होती थी कई पुलिस अफ़सर्स को। तो वो फिर किसी न किसी ताक में रहते थे। और फिर को हल्का सा एक कोई इशू ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के हवाले से चला, तो वो फिर एक कह लें कि एक बाकायदा कैंपेन चलाई गई इस हवाले से, फिर कोर्ट में केस गया, वहाँ परसू करवाया गया उस केस को, और फिर उस केस की वजह से सिर्फ एक बंदे की मुखालफत में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के कुछ 27-28 हज़ार पुलिस ऑफिसर्स और छोटे रैंक के बड़े रैंक के जो थे, वो सब जो थे ना उन सबको रगड़ा लगा, और जिस जिसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिली हुई थी ना वो सारी प्रमोशनें वापस हुई। मतलब उसमें जो उमर विरक एसपी था उनको रिवर्ट करके गालबन इंस्पेक्टर कर दिया गया था कि भाई उनको नई प्रमोशन गलत दी गई है। तो वो उसके बाद फिर उमर विरक ने कहीं पोस्टिंग नहीं ली, नौकरी नहीं की उसके बाद। फिर वो अपना कोर्ट में जो केस था उसी को परसू करते रहे, और वो परसू करते करते वहीं से फिर वो महकमे से रिटायर भी हो गए। लेकिन इस दौरान भी जो लाहौर पुलिस के अफसरान थे ना, आला अफसरान, सीसीपीओ लेवल के, आईजी लेवल के अफसरान, वो उमर विरक को अपने साथ रखा करते थे, अपने साथ ऑफिस में बिठाया करते थे अपने वो,
हमने अपनी आंखों से देखा है। वो हाई प्रोफाइल केसेस उस वक्त इस दौरान भी वो उनके साथ डिस्कस करते थे और उनकी मदद लिया करते थे। उनकी जो इंफॉर्मेशन का नेटवर्क था, मुखबिरी का नेटवर्क था, उसको यूज़ किया करते थे। और जो उनकी टीम के लोग थे उन सब को वो इस सब के बावजूद भी पुलिस अफसरान जो थे वो यूज़ किया करते थे, उनसे हेल्प आउट होते थे वो। और उसके बाद भी देखा ना ये महकमे ने क्या किया, था तो कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुआ था सारा कुछ, लेकिन महकमे की तरफ से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो सपोर्ट उनको मिली नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो महकमे की फलाह के लिए केसेस के हवाले से जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी उसको हेल्प आउट किया करते थे। अब जितने दहशतगर्द पकड़े या जो टॉप 10 थे, क्रिमिनल्स थे, उनको पकड़ा, एलिमिनेट किया, तो इनको कभी कोई रिस्क हुआ, थ्रेट हुआ, कभी कोई अटैक दहशतगर्दों हुआ? दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर नाम था इनका। हमले हुए इन पर? हमले तो ऐसे नहीं हुए, लेकिन प्लानिंग कई दफ़ा सामने आई है। ठीक है, लेकिन दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर नाम था। दहशतगर्दी के हवाले से वर्किंग थी, पुलिस मुकाबलों के हवाले, लेकिन पुलिस मुकाबलों जो जुराइम पेशा लोग थे उनकी तो बेचारों की इतनी मतलब ज़रूरत नहीं थी उनके पिछलों की कि वो कोई स्टेप ले सकते या कोई इस किस्म का थ्रेट करते। लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से बहुत थ्रेट हुआ करती थी उनको। तालिबान के हवाले से थ्रेट हुआ करती थी, उनके खिलाफ बहुत कार्रवाइयाँ की हैं उन्होंने। अब रिटायरमेंट उन्होंने ले ली, तो अब क्या कर रहे हैं? कोई जायदादें वगैरह बनाई? क्योंकि पुलिस वाले हमने देखे हैं ज़्यादातर जो हैं, वो फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अली जायदादें हमने तो नहीं देखी यार। देखें, हमने अपने करियर में जितने भी पुलिस अफसरान देखे हैं ना जिनका ताल्लुक दूसरे शहरों से है, उनको हमने देखा कि वो जब लाहौर में आए सबसे पहले उन्होंने लाहौर में अपना घर बनाया है। तो आज के दिन तक अभी तक उमर विरक का रिहाइश जो है वो अपने इलाका शेखुपुरा के रहायशी हैं, ज़मींदार घराना है वहाँ का। बेटा उनका एक एमपीए भी है, अपना ग़ालिबन तहरीक इंसाफ से एमपी है। उनका एक कज़न चौधरी सईद विरक हुआ करते थे, वो भी वहाँ पे एमएनए ग़ालिबन रहा है शेखुपुरे से। तो ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर वो रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। लेकिन आज कल में ही मुझे पता लगा कि उन्होंने लाहौर में अपना एक घर बनवाना शुरू किया हुआ है। लाहौर वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं वहाँ से, क्योंकि ताल्लुक नौकरी सारी लाहौर शहर में रही है। अब वहाँ से तकरीबन डेली या हफ़्ते में 2-3 दफ़ा लाहौर आना-जाना पड़ता है उनको। तो उसके लिए वो क पता लगा कि लाहौर में कोई रिहाइश अपनी जो है ना वो बनवा रहे हैं या वो तैयार हो गई है, तो उन्होंने लाहौर शिफ्ट होना है। तो सारी नौकरी के बाद आप देख लें ना, एक 30 साल महकमे में गुज़ारने के बाद लाहौर शहर में किसी का घर ना होना, तो मतलब कि शेखुपुरा ही अपने घर ही वहीं पर अभी तक तो वो रिहाइश पजीर है। अभी देखते हैं घर में उनका लाहौर जो रिहाइश है वो कब तक मुकम्मल होती है या यहाँ पर कब वो शिफ्ट होते हैं। लेकिन हमने नहीं देखा यार जायदादें बना ली, फलां बना लिया, ये कर लिया। अगर कोई चीज़ें होती ना इस तरह की तो सामने ज़रूर आती, आपका रहन-सहन जो है वो ज़रूर पता लगता आपको। उसके पीछे तो यार मतलब के लोग जो थे वो ले के फिरा करते थे कि हम हमारे से कोई बात करे, हमारे ज़िम्मे कोई काम लगा दे, हमारे ज़िम्मे कोई नेकी का काम लगा दे, उसी किसा को भला कर दइए। लोग इस तरह से पीछे उसके हुआ करते थे। लेकिन हमने नहीं देखा यार, बस बहरहाल कि इस किस्म के मामलात कभी कोई पैसों-वैसों के हवाले से सामने आए हों। क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरी 30-32 साल की मेरी जर्नलिज़्म है। तो मैं जब इस फ़ील्ड में आया था मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट कह लो कि तब से ही उनके साथ ताल्लुक है, रिलेशन है। तो हर चीज़ हमारे सामने है। मेरा ये नहीं कि मेरा ताल्लुक है तो मैं उमर विरक के मुतल्लिक ये बात कर रहा हूँ। अगर उमर विरक के मुतल्लिक मैंने वो देखा होता ना, या मेरे इल्म में होता उमर विरक ने फलाँ केस में पैसे लिए हैं, फलाँ पैसे लेके फलाँ बंदे को मार दिया, तो मैं अल ऐलान टीवी पे बैठ के मैं बल्कि उमर विरक के मुँह पर बैठ के भी ये बात करने को तैयार होता कि ये काम उमर विरक ने किया है। लेकिन एक चीज़ हमारे इल्म में नहीं है, हमने देखी ही नहीं है ऐसी कि सारी सर्विस हमारे सामने है। मुखालफतें बेशुमार देखी हैं हमने, वो जेलसपन कह लें, नफ़रत कह लें, या महकमाना तौर पर एक वर्किंग के तौर पे कह लें कि बेहतर वर्क करना और दूसरों को उसकी वजह से किसी की डांट डपट होनी, तो उस हवाले से बेशुमार मुखालफतें हैं सामने। अब उमर विर्क की सीआईए और आज की सीसीडी, ज़्यादा ताकतवर कौन है? भाई ताकतवर के हवाले से तो मैं आपको बताऊं कि आज की सीसीडी ही है। जो अब मौजूदा हालात है ना वो ताकतवर तो सीसीडी ही है। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा मैं फिक्रा दोहराऊंगा कि उस वक्त के जो दौर था, उस वक्त पंजाब पुलिस का वन मैन शो उमर विरक ही था।
जिसने हम कहते हैं ना कि कहने सारी पंजाब पुलिस एक कल्ले अफसर दे मोढियां दे चुकी फिरी है ना, वो हालात बिल्कुल वैसे ही थे, क्योंकि हम देखते थे यार हर अफसर हर केस जो है वो सीआईए को देना, हर हाई प्रोफाइल केस जो है वो उधर देना, बाहर से किसी एक आधे अफसर को साथ जोड़ देना उन्होंने, लेकिन केस की तफ्तीश उमर विरक ने करनी थी, और उसकी तफ्तीश में कोई दूसरा बोलता भी नहीं था, मुदाखलत भी नहीं करता था। अब जैसे पुलिस वालों के बारे में कहा जाता है कि जुल्म कर देते हैं, ज़ालिम होते हैं, तो उमर विर्क के बारे में कोई ऐसी बातें मशहूर थी कि ज़ालिम था या जुल्म करता था लोगों पर? यार जालिम या जुल्म की बात मैं आपसे क्या करूं, देखें जिसका बंदे का कोई बंदा फैमिली मेंबर पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा, उसके लिए वो अफसर जालिम ही होगा। उन्होंने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करना है, उसके खिलाफ बात भी करना है। अब सीसीडी के खिलाफ सारी पब्लिक फेवर में है, कितना सोशल मीडिया पर उनको पजीराई मिली, मरियम नवाज को कितनी पजीराई मिली है कि जी सीसीडी महकमा वेल डन वेल डन वेल डन। आप जितने प्रोग्राम देख लें नीचे सीसीडी जिंदाबाद, सीसीडी वेलकम, सीसीडी ने बड़ा अच्छा काम किया, सीसीडी जो है वो गंद ख़त्म कर रही है। नो डाउट, मैं आपको फिर एक दफ़ा कहूँ कि सीसीडी ने जो मंशियात फरोशों के खिलाफ काम किया ना, अगर तो उन्होंने वाकई जेनवन मंशियात फरोश जो डीलर्स थे, जो मेकर्स थे, अगर वही मारे हैं ना, तो ये इनका पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बेहतरीन काम है, मैं आपको बताऊं। अब तो ये सीसीडी पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं ना, कितने ही कंट्रोवर्सीज आ चुकी हैं इसमें। देखें वो भावलपुर वाला इशू हो गया, 3 भाई और उनके जो 2 बहनोई मारे हैं। फैज़ान बॉक्सर वाला आ गया, वो भी कंट्रोवर्सी है कि एक सिंगल एफआईआर 302 की फैज़ान बॉक्सर पे थी, और वो उस 302 में भी 109 का 109 का मुलज़म था मुल्ज़िम वो, था। ठीक है? उसके अलावा 4 एफआईआर उस पे और थी, उनमें वो बरी हो चुका हुआ था। अच्छा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं ना, आपने भी पहले बात की है कि कुछ ब्लाइंड मर्डर्स थे और अंडरवर्ल्ड के साथ उसके लिंक्स सामने यार आ रहे थे। मैं आपको बताऊं कि मुझे किसी ने कोई इतला दी थी, किसी ने मुझे कहा था कि जी सीसीडी की जानिब से जो कोई मौक़िफ़ आया है ना, या किसी अफसर ने बताया है, उनका कहना ये है कि इसने कोई 4-5 ब्लाइंड मर्डर्स इस मफरूरी के दौरान जो है वो सामने आए थे। कुछ तो होगा ना, अब देखिए शौक थोड़ी है सीसीडी को कि बंदे मार देने यार हैं। शौक की बात नहीं है। देखिए अब ये जो 3 भाई और 2 बहनोई मारे हैं, ये क्या शौक से मारे हैं? कोई ना इसके कोई बात पीछे तो कोई ना होगी, कोई वजह है। ऑब्वियसली होगी। अब वो सीसीडी की तरफ से कहा गया कि ये अपना हैकर्स थे ये। तो यार हैकर्स थे तो वो उनका क्या जुर्म ये था कि पूरा खानदान खत्म कर दिया जाए, लोगों को 22 बच्चे लूटते थे, यतीम कर दिए किसी के जाए। अकाउंट में अगर 2 लाख है, 3 लाख है, पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर लेते थे, हनी ट्रैप करते थे, कॉल करते थे कि आपको ओटीपी आ रहा है, ये शेयर कर दें। अब कोई गरीब बंदा, उसकी बेटी के जहेज़ के पैसे, उसके बच्चे की स्कूल की फ़ीस उस अकाउंट में है, देखें उसको लूट लेते थे। भट्ट साहब मेरी बात सुने, देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे पास मेरी कुल जमा पूंजी 2 लाख 5 लाख 10 लाख, वो मेरे से कोई लूट के ले गया, मेरा तो तिया पांचा हो गया ना, मैं तो अपना वो क्या कहते हैं कि कब्रिस्तान पहुंच गया ना मैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक करता हूँ। हम सीसीडी के खिलाफ नहीं है, हम उनके खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन आप ये देखें कि वो हैकर्स थे। अगर हैकर्स थे और इतना उनका जुर्म था कि उन्होंने इतने पैसे कमा लिए थे कि बहुत से लोग मुतासरीन जो थे वो सामने, तो यार अगर आपने नेकी करनी है तो यार उनसे बरामदगियां करके जिन लोगों के पैसे लूटे हुए हैं वो पैसे तो वापस दिलवा दें। बाद में मारते रहे आप पुलिस मुकाबले में, आपने उनको पुलिस मुकाबले में मार दिया। उस खानदान के 22 बच्चे यतीम हुए हैं, 5 खवातीन बेवा हुई हैं, ठीक है? आपको कितने नफ़लों का सवाब हुआ कि जिनसे उन्होंने हैकिंग की थी, जिनके उन्होंने लाखों, करोड़ों या अरबों रुपए उन्होंने लूटे हुए थे, आप लोग उनके कोई दादरसी की है आपने उनकी? आप उनके किसी काम आ सके हैं? कम से कम लूटे हुए पैसे ही उनसे बरामद करवा लेते। मुझे नहीं लगता उनकी हालत ऐसी है कि उनके पास अरबों या करोड़ों रुपए हों। मैंने मिला हूँ मैं उनसे, वो जो मरने वाले हैं उनके वालिदैन हैं, अब्दुल जब्बार है और उसकी बीवी है ज़ुबैदा बीबी, मैं मिला हुआ हूँ। वो रो पीट रहे हैं, मैंने उनकी हालत नहीं देखी जिनके पास, ना उनका मैंने रहन-सहन ऐसे देखा है। जिनके पास पैसे होते हैं ना, कम से कम उनका ओढ़ना-बिछोना जो होता है वो आपको नज़र आता है। होंगे, मैं इस चीज़ को नहीं अपना डिनाई करता कि उनमें कोई बुराई नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बुराई है तो उसको सामने भी तो लेकर आएँ ना यार आप। अब जो उमर विर्क के मुबैना पुलिस मुकाबले होते थे, उसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी होता था। यार मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा क्या, मेरे सामने की बात है। उमर विरक डीएसपी इकबाल टोन लगे होते थे। मैं उनके पास बैठा हुआ, ऑफिस में बैठा हुआ, तो उनको ना एक कॉल आती है पीटीसीएल नंबर पे, किसी अफसर की, बड़े अफसर की कॉल थी वो किसी। अच्छा मुझे आज तक नहीं पता कि वो किस अफसर की कॉल थी। मुझे उमर विरक ने बताया ही नहीं कि दूसरी तरफ फ़ोन पर कौन था।
लेकिन अब मैं उनकी गुफ्तगू जो सुन रहा हूँ ना, मैं आपको वो गुफ्तगू का थोड़ा सा खुलासा करके बताता हूँ। अब वो जो अफसर कॉल करने वाले थे ना, वो उमर विरक को ये कह रहे थे कि यार ये 3 या 4 लोग तुमने पकड़े हुए हैं, इनको इनकाउंटर पे मार दो। अब उमर विरक की बात तो मैं सुन रहा हूँ, उधर से मुझे नहीं पता क्या बात हो रही है, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि वो इनको मारने के लिए कह रहा है। उमर विरक ने कहा कि सर ये बंदे मारने के काबिल नहीं है, इनका जुर्म ये नहीं है, ना इन्होंने उजरत पे कोई कत्ल किया हुआ है, ना इन्होंने डकैती मर्डर किया है, ना डकैती के दौरान इन्होंने कोई रेप किया हुआ है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है पुलिस मुकाबले मारने का, वो ये क्राइटेरिया है, जो इस किस्म के जुराइम में मुलव्वस हैं उनको कत्ल किए, उनको पुलिस इनकाउंटर करते हैं। तो मैं इनको नहीं मार सकता। वो इंसिस्ट कर रहा है बार बार के नहीं मार दो। फिर उन्होंने कहा सर इन्होंने कत्ल जरूर कीते ने, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਜ਼ਿਦ ਰਹਾ। ਐਂਡ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बदल दो। मतलब कि उस टाइम ये उमर विरक की मैं बात कर रहा हूँ, अफसर जो थे वो जुर्रत का मुजाहरा करते थे, अफसरों के आगे खड़े हो जाते थे। और अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है यार। आप देखें कितने बंदे मार दिए, किसी का कोई रिकॉर्ड आपके पास ऑन रिकॉर्ड सामने है? उस दौर में जितने बंदे मारते थे आपको ब्लैक एंड वाइट पेपर देते थे, वो एक उसमें हर बंदे की जितनी डिटेल थी, उसके जितने जुराइम थे उनकी दास्तानें उस पेपर पे लिखी होती थी। कितनी FIR, 100 FIR हैं दर्ज, 50 FIR हैं, 20 FIR हैं, किस किस जुर्म में दर्ज हैं, वो सारा रिकॉर्ड दिया करते थे। आज आप मुझे किसी एक बंदे की को रिकॉर्ड निकाल के दिखा दो, स्टार्ट में शुरू में बताते रहे कि जी ये अपना भत्ताखोर थे, ये उजरती कातिल थे, ये फलां थे, ये फलां थे। उनको सख्ती से मना किया हुआ है कि किसी से रिकॉर्ड शेयर ही नहीं करना आप लोगों ने। और CCD वाले जो है, अब मैं आपको बताऊं कि रोने पिटने वाले हुए हैं इंस्पेक्टर जिनकी तरफ से इस्तगासे हैं। वो दो दो हाथ अपने सिरों में दे के ना अपने बाल नोचते हैं कि हमारे साथ मुस्तकबिल में होना क्या है। ये हालात हुए हैं। मैं वहां पे, आप किसी से डिस्कस तो करके देखें CCD के अफसरान से, कोई बात ही नहीं करता। बात किस तरह से करेंगे? वो CCD के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। 72 या 75 जो एप्लीकेशंस हैं वो कोर्ट्स में पेंडिंग है इस टाइम CCD के पुलिस एनकाउंटर्स के हवाले से। ठीक है, अब आगे मुस्तकबिल में इसका क्या होगा, ये जब मुस्तकबिल में इस हवाले से कुछ कार्रवाई शुरू होगी या उनकी सुनवाई होगी तो पता लगेगा कि मुस्तकबिल जाके ये CCD के अफसरान के साथ होना क्या है। यार वो मतलब कि जो CCD के अफसरान जिनकी तरफ से इस्तगासे दायर किए गए हैं ना, वो सिर्फ आंखों से उनकी आंसू नहीं निकलते, लेकिन वो कहते हैं कि जी मुस्तकबिल हमें जो हमारा है ना वो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में तो हमने उमर विरक को डिस्कस किया। अगले पॉडकास्ट में आप किस पुलिस ऑफिसर की कहानी जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।